हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस। आज की क्लास में हम लाइफ प्रोसेस पे वर्क करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है बायो का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस में हम लाइफ में होने वाले जनरल एक्टिविटीज़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ मीन बाय द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? तो अगर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम सभी देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोफिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों को अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉपिक आप समझ सकते हो दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर दियर फूड बाय इट्स ओन। जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो अपने फूड को खुद से नहीं प्रिपेयर करते दोज आर नोन एज हेट्रोट्रॉपिक्स। बट यहाँ पर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू बताया जा रहा है काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच in organic materials like O2, water etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स को लेकर के लाइक ऑक्सीजन, वाटर, इन सभी को यूज़ करके अपने ऑर्गेनिक फूड को जब ऑर्गेनिज्म खुद से प्रिपेयर करेगा बाय इट्स ओन, देन दैट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज दियर ओन फूड। जिनके पास खुद की फूड को प्रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं होती है, दैट इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में आपके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स माने जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं और किसी भी तरीके से दूसरों पे डिपेंडेंसी को शो नहीं करते हैं। एंड हेट्रोट्रॉपिक में एनिमल्स एंड फंगस, एनिमल्स में आप ह्यूमंस को देख सकते हैं, किसी अदर एनिमल्स को देख सकते हैं, एंड जितने भी फंगाइज होंगी वो सभी क्या होंगी? आपके हेट्रोट्रॉपिक होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंसी को शो करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एट्सेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब अपने लाइफ प्रोसेसेस में कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। लाइक ग्रोथ, सब बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज करना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेने का प्रोसेस, और उस प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है दैट इज सर्कुलेशन। ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स तक प्रॉपर मैनर में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव। ये सभी वो प्रोसेसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, जिंदा रखने का काम करते हैं। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि ऑल द प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेसेस किसी एनिमल को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ऑल दोज आर कंक्लूडेड इन द लाइफ प्रोसेसेस। वो सारे प्रोसेसेस जो लाइफ को सर्वाइवल में, किसी एनिमल की लाइफ के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, ऑल आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है लाइफ प्रोसेस के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स। ग्रोथ, रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी तो मेंटल ग्रोथ होगी, बट कॉन्टिन्यूसली उस ग्रोथ का होते रहना कंफर्म है। डाइजेशन, फूड को गेन करेंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे, उसी के थ्रू उनको एनर्जी प्रॉपर मैनर में मिलेगी। रेस्पिरेशन, सांस लेने का प्रोसेस जो होता रहेगा वो चलता रहेगा, और उसी के थ्रू जो आपके एनर्जी बंडल्स या एनर्जी पैकेट्स होंगे उनका ब्रेकडाउन होगा। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होंगे और हर बॉडी पार्ट तक वो सर्कुलेशन के प्रोसेस से ही चलेंगे। एंड आफ्टर दैट वेस्ट मटेरियल्स को हम एक्सक्रीशन के मेथड से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब चलिए हम न्यूट्रिशन पे आते हैं।
न्यूट्रिशन में सबसे पहले बताए द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को गेन करता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या बताया जा रहा है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, यू नो इट वेरी वेल। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सराउंडिंग से CO2 को लेते हैं, वाटर को लेते हैं अर्थ से, और सनलाइट को गेन कर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करेंगे, प्रॉपर मैनर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, जिससे ग्लूकोज बनेगा और साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस एंड वाटर वेपर रिलीज होगा। तो यहाँ पर आपको जो है फोटोसिंथेसिस, तो ये अपने फूड को खुद बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको बताया जा रहा है एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, ये डिपेंड होते हैं, इनकी डिपेंडेंसी होती है अदर्स पे अपने फूड के लिए। ये अपने फूड को खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर माइंड में आता है कुक तो खुद से करते हैं, बट कुक करना एंड प्रोड्यूस करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वो अपने फूड को कुक तो कर सकते हैं खाने के लिए, बट उनका प्रोडक्शन नहीं करते, वो उस प्रोडक्शन के लिए अदर थिंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर दियर फूड। तो एनिमल्स जो होते हैं दोज आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर दियर फूड। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं, अपने एफर्ट से नेचुरल थिंग्स को गेन करते हैं और ऑर्गेनिक फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड दोज प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक करते, जिसकी हेल्प से हम उनको गेन करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स का एक सिंपल वर्क होता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में कंबाइन करना या फिर उनको बिल्टअप करना, जिससे हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को उससे फिलअप कर सकें। Autotropic nutrition is fulfilled by process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight। देखिए यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया जा रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू फोटोसिंथेसिस के वर्क को कंप्लीट करते हैं। मीन्स वो सराउंडिंग से CO2 एंड H2O को गेन करेंगे और क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में अपने खुद के फूड को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाएंगे और उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आपको प्रॉपर इक्वेशन दी जा रही है, आप देख सकते हैं। वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे, अर्थ से मिनरल्स लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप समझ सकते हो बेटा यहाँ पर कि CO2 एंड H2O को गेन करके वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हम इसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं by the help of CO2 and H2O in presence of sunlight with the help of chlorophyll, green plants prepare their own food. That process is known as photosynthesis। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया कि ये क्या होता है। दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, विथ प्रॉपर बैलेंसिंग आपको इस रिएक्शन को अच्छे से जान लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हाउ अमीबा गेन इट्स फूड। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक स्यूडोपोडिया होता है। अमीबा में एक स्यूडोपोडिया होता है जिसमें एक्सटेंशन होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन्स में एक्सटेंशन होता है जो क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्यूडोपोडिया है, इसमें एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन का मतलब ये यहाँ बीच से क्या होगा बेटा, इस प्लेस से, इस स्पेसिफिक प्लेस से ये क्या होगा, ये इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। और फिर कैप्चर फूड, टेक फूड वैक्यूल्स, उस फूड को कैप्चर करेगा और उसे फूड वैक्यूल्स तक प्रोसीड करेगा, इस प्लेस तक, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस प्लेस तक वो उसको
प्रोसीड करेगा और फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल्स, इस प्लेस पर फूड का ब्रेक डाउन होगा और साथ ही साथ में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड को वो बाहर निकालेगा एंड मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट, उसको सरफेस की तरफ थ्रो करके बेटा क्या कर देगा, प्रॉपर मैनर में बाहर की तरफ थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को पूरी तरीके से कहा जाता है कि अमीबा में किस तरीके से फूड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये स्यूडोपोडिया आपको दिख रहा है, इस स्यूडोपोडिया के थ्रू ये ओपन होंगे और अपने फूड को इसके बीच में इस तरीके से कुछ कैप्चर कर लेंगे। आप समझ सकते हैं, ये यहाँ से ओपन होगा और ये अपने फूड को इसके बीच में इस तरीके से, मान लीजिए ये इसका फूड है, कैप्चर करेगा और फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पर, इस प्लेस पर जो कि फूड वैक्यूल है, वहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन एज वेल एज डाइजेशन ऑफ फूड होगा और फिर उसके बाद ये इसको बाहर की तरफ क्या कर देगा, प्रोसीड कर देगा सरफेस पे और वहाँ पर जाने के बाद वो मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट और इन पार्ट्स के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसमें डिफ्यूजन होता है और किस तरीके से फूड को ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रोसेस में लेकर के आता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में आपको बताया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन होगा और उनका रोल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही आप देख सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब देखिए क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब्स बाय क्लोरोफिल, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का वर्क कौन करेगा, क्लोरोफिल। CO2 enters through the stomata and oxygen is released by the product through the stomata on the leaf, यानी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं लीव्स पे जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। आगे के पार्ट में हम अभी उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं। तो उस पोर से CO2 को गेन किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ये सभी क्या हैं, आपके रॉ मटेरियल्स हैं। सनलाइट को गेन करता है क्लोरोफिल की हेल्प से, CO2 स्टोमेटा की हेल्प से रिलीज होता, एब्जॉर्ब होता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। तो CO2 को गेन करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। वाटर जो होता है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइन नाइट्रोजन फास्फोरस आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी अर्थ की सॉइल से प्रॉपर मैनर में डिफरेंट मिनरल्स को भी वाटर के साथ वो अपने लिए यूटिलाइजेशन में लेता है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है किस प्लेस पर होगा, तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस का वर्क होगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर होता है किसी भी लीफ का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स। ये क्या करते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं और इसी ग्रीन पिगमेंट के रीजन से किसी भी लीफ का कलर जो होता है वो क्या होता है, आपका ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ड्यू टू विच कलर ऑफ लीव्स अपीयर्स ग्रीन, वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो बेटा ये जो आपका ये पेज है, इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल्स के बारे में दिया गया, उसके एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बारे में बताया गया कैसे क्या होगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी, एंड लास्ट पॉइंट इज मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, conservation of light energy into chemical energy plus splitting of water into hydrogen and oxygen। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो डिसोसिएट भी करेगा। तो ये मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले सनलाइट को वो क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब करेगा, आफ्टर दैट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का वर्क करेगा। तो बेटा ये पेज जो होना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज होना है। अभी तक जो भी चीज़ें आपने देखी तो इस पर प्रॉपर मैनर में फोकस करके रखिएगा। एंड लास्ट पार्ट, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हुआ, जो ग्लूकोज बन रहा था C6H12O6, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन हुआ, यानी वाटर का डिसोसिएशन हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और CO2 को रिड्यूस किया गया इसमें। तो यहाँ पर बेटा आपको बताया गया जो प्रॉपर वर्क्स बताए जा रहे हैं वो क्या है,
प्रॉपर वर्क बताए जा रहे हैं आपको। क्या चीज़ कि सबसे पहले क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करेगा, आफ्टर दैट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। एंड फिर उसके बाद ऑक्सीजन CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, जो आपका CO2 होगा उसका कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया। अब उसके बाद देखिए स्टोमेटा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान देंगे। ये आपका स्टोमेटा का फिगर दिया गया है बेटा, ठीक है ना। जब ये पोर आपका प्रॉपर मैनर में ओपन होता है तो बेटा यहीं से आपका जो ट्रांसपिरेशन का वर्क होता है लिप्स के अंदर, वो यहाँ पर प्रॉपर मैनर में होता है। यानी एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 जो होता है वो इसी पोर से होता है। तो स्टोमेटा गार्ड सेल्स जो होते हैं, जब स्टोमेटल पोर आपका ओपन होगा तो बेटा क्या होंगे ये, अब देखिए गार्ड सेल्स में जब स्ट्रेचिंग आती है तो ये पोर आपका क्लोज हो जाता है, और जब गार्ड सेल्स प्रॉपर मैनर में क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं फ्री हैंड, तो बेटा ये पोर ओपन रहता है। तो स्टोमेटा देखिए क्या होता है, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप्स, पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। जो पोर्स क्या वर्क करते हैं बेटा, प्रॉपर मैनर में एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन की टाइम पे वाटर वेपर को एक्सेस अमाउंट में रिलीज करने का वर्क करेंगे। तो बेटा ये पार्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना है। क्यों? क्योंकि बड़े ही स्मॉल लैंग्वेज में, बड़े ही इजी लैंग्वेज में आपको स्टोमेटा के बारे में बता दिया गया, और स्टोमेटा के साथ साथ ही इनके फंक्शंस के बारे में भी बता दिया गया। अब यहाँ पर इसके फिगर को भी हमने समझा दिया कि गार्ड सेल्स व्हेन इन स्ट्रेस्ड कंडीशन देन पोर विल बी, स्टोमेटल पोर विल बी क्लोज्ड, और कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि रात की टाइम पे ये स्टोमेटल पोर जो होता है ये क्या होता है, आपका स्ट्रेस्ड कंडीशन में होता है, और ये क्लोज होने पर क्या होगा बेटा, किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं होना है, ठीक है। किसी भी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही डे टाइम आता है बेटा, गार्ड सेल रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाते हैं, और ये स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। और जब ये स्टोमेटल पोर आपका ओपन हो गया तो प्रॉपर मैनर में हम समझ सकते हैं कि इस स्टोमेटल पोर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोमेटल पोर के ओपन होने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर मैनर में यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया गया। आपने इसमें स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, और उसके फिगर को भी प्रॉपर मैनर में समझा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से समझ लिया है। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी हमें हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड फॉर दियर फूड ऑन अदर वंस, ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हेलोजोइक। हेलोजोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, जो फूड को अपने अंदर ले जा करके ब्रेक डाउन कराते हैं। जैसे अभी हमने अमीबा का एग्जांपल देख रखा था, सीक्वेंशियली एरर के रीजन से वो इमेज पहले आई थी। तो वो क्या कर रहा था, स्यूडोपोडिया से उस फूड को गेन कर रहा था और फूड वैक्यूल्स में ले जा करके वहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहा था। तो जो सॉलिड स्टेट में अपने फूड को गेन करते हैं और बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है उनका, दोज आर नोन एज हेलोजोइक। बहुत अच्छे से समझिएगा इनके बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल दिया गया आपको अमीबा एंड एनिमल्स। फिर उसको दिया गया आपको सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड, जो दूसरे डिकेड एनिमल्स यानी जो डिकेड हो चुके हैं उनसे अपने फूड को गेन करते हैं। क्या होते हैं, यानी ब्रेक डाउन बाहर ही हो रहा है, बस उनको गेन करना होता है। दोज आर नोन एज सैप्रोफिटिक, एंड एग्जाम्पल इसका होता है फंगाई। फिर उसके बाद होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब दीज पैरासाइट्स लिव इनसाइड आवर आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। कह रहे हैं जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे इनसाइड क्राइटेरिया में या आउटसाइड क्राइटेरिया में पाए जाएंगे, और उनके थ्रू गेन किए गए फूड को ही वो गेन करेंगे। प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो कि जैसे प्रेजेंट टाइम में
कोरोना चल रहा है तो कोरोना को आप समझ सकते हो कि बेटा जब तक ये दूसरे की बॉडी होस्ट बॉडी नहीं पाएगा तब तक बेटा इसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद से अपने न्यूट्रिशन को गेन नहीं कर सकता है। तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो कि कोरोना वायरस जो है आपका कोविड-19 का जो वायरस है, इसे एक होस्ट चाहिए होता है, एक बॉडी चाहिए होती है। तो श्योरली इसका जो वायरस होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर पैरासिटिक होगा या पैरासाइट होगा। आप कह सकते हैं कि ये किसी होस्ट को कैप्चर करेगा, उसकी बॉडी पे अटैक करेगा और उसके थ्रू गेन किए गए न्यूट्रिशन को क्या करेगा, ये गेन करेगा और उससे खुद के न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर मैनर में लेकर के प्रोसीड करेगा। तो हैलोजोइक वो हैं जो प्रॉपर मैनर में गेन करते हैं फूड को और अंदर ब्रेक डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम सभी हैलोजोइक कहे जा सकते हैं। सैप्रोफिटिक क्या है बेटा? डिकेड एनिमल्स को जो गेन करते हैं, यानी ब्रेकडाउन बाहर हो रहा है और उनको एज इट इज़ उन्होंने गेन कर लिया। थर्ड आपको दिया गया पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासिटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी होस्ट बॉडी को कैप्चर करेंगे और होस्ट बॉडी के थ्रू गेन किए गए न्यूट्रिशन को गेन करके प्रॉपर मैनर में न्यूट्रिएंट उनको मिलेगा। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरे के पूरे सरफेस से, पूरी की पूरी बॉडी से क्या करते हैं? फूड को गेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? अमीबा एंड पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर और सिंगल सेल के जो भी एनिमल्स होंगे वो पूरे के पूरे सरफेस, पूरी की पूरी बॉडी से फूड को गेन करने का वर्क करते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम comprises of alimentary canal and associated digestive glands। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक कॉमन एलिमेंट्री कैनाल एंड उसके साथ बहुत ढेर सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होता है और पूरा मिलकर के आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको मिलता है माउथ। सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं माउथ में, तो इनटेक द होल फूड, ये सिर्फ फूड को बॉडी के अंदर ले जाने का वर्क करता है। टीथ च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ये उसको चबाने और पीसने का काम करते हैं। टंग रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड। एक्चुअली प्रैक्टिकल मैनर में आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है स्वॉलोइंग एंड पुशिंग डाउन द फूड। ठीक है, टंग का वर्क होता है उससे किसके साथ? सलाइवा के साथ प्रॉपर मैनर में मिक्स करना, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके साथ प्रॉपर मैनर में मिक्स हो सकें और वो उसको रोल करके प्रॉपर मैनर में अगर हम बोलें तो सानने का काम करता है, यानी उसको मिक्स करेगा विद द सलाइवा। अब देखिए सलेवरी ग्लैंड क्या है? सिक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। सलाइवा जो रिलीज होता है सलेवरी ग्लैंड के थ्रू, वहीं से हमारे डाइजेशन का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है। बाकी तो डाइजेशन स्टार्ट हो गया माउथ में फूड के आने के बाद ही, बट प्रैक्टिकली जब सलाइवा के कांटेक्ट में आया तभी आपका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए सलेवरी ग्लैंड से आपको सलाइवा मिला जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। ठीक है ना। अब देखिए ओएसोफेगस होता है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, ये एक आपकी फूड पाइप होती है जो क्या करती है बेटा? फूड को बॉडी के अंदर यानी स्टमक के अंदर तक ले जाने का काम करती है। और यहाँ पर पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स आपके होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओएसोफेगस। इससे क्या होता है? एक प्रेशर बनता है जिससे फूड को अंदर की तरफ खींचना आसान होता है। फिर स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपकी रिलीज करती हैं। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके पास होती हैं गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज करती हैं। उसमें फर्स्ट आपका है पेप्सिन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन। पेप्सिन का वर्क देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होना है, इस चीज को समझिएगा बच्चों। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो पेप्सिन होता है वो एंजाइम्स को प्रोटीन में ब्रेक करने का वर्क करेगा। HCl जो होगा वो नॉर्मल फूड को मीडियम को एसिडिक बना करके उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन का काम करेगा। और म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्या करता है? एक्चुअली जब ये दोनों रिलीज हो रही हैं ड्यूरिंग दैट टाइम ये स्टमक की इनर लाइनिंग या इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है उसके लिए जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। HCl जो होगा वो मीडियम को एसिडिक बनाएगा और साथ ही साथ में फूड के ब्रेकडाउन्स में पार्ट लेगा। और पेप्सिन जो होगा एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो
प्रोटीन के ब्रेकडाउन में पार्ट लेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पैरामीशियम के लिए यहाँ पर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सीलिया होता है जो पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो फूड को इनटेक करेगा और फिर एट अ स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जा करके उसे रिलीज करेगा। अब देखिए स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबसे पहले इंजेक्शन होता है, बॉडी को अंदर की तरफ क्या करना, प्रॉपर मैनर में गेन करना। फिर डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फूड का प्रॉपर ब्रेक डाउन होना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। एब्जॉर्प्शन होता है, जो ब्रेकडाउन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और एनर्जीज हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस में हर एक पार्ट तक प्रॉपर मैनर में उस एनर्जी को प्रोसीड कराना। और लास्ट में इजेशन होता है, इजेशन में वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से प्रॉपरली रिलीज कर देना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट दिया गया जिसमें हमें बताया जा रहा है स्मॉल इंटेस्टिनल आपको दिया गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इंटेस्टिनल एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज, फैट जो होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, और प्रोटीन एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। विलाई का वर्क क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो फूड को ब्लड में एब्जॉर्व कराने का वर्क करते हैं, यानी जो डाइजेशन हुआ है उसके एसिमुलेशन में वर्क करते हैं प्रॉपर मैनर में, जिससे बॉडी के हर पार्ट तक प्रॉपर मैनर में उसे पहुंचाया जा सके। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में होगा, और प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होंगे। अब उसके बाद फिर से आपको दिया जा रहा है, ये जो बीच के पार्ट्स हैं इनको अच्छे से समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है रिसीव सिक्रीशन फॉर्म, देखिए लीवर में बाइल जूस एक्सक्रीट होगा जो क्या करेगा, यहाँ पर उसे स्मॉल फैट एंड ग्लोब्यूल्स में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद देखिए लीवर में गया, लीवर से बाइल जूस एक्सक्रीट हुआ, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो थे वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में आपके कन्वर्ट हुए। सिंपल सा वर्क, लीवर से बाइल जूस एक्सक्रीट हो रहा है और वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इमल्जिफिकेशन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्जिफिकेशन। यहाँ पर इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं प्रॉपर मैनर में। डिफिनीशन में आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। फिर उसके बाद पैनक्रियाज में आपका फूड प्रोसीड होता है और वहाँ से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होंगे। पैनक्रियाटिक जूस में आपके ट्रिप्सिन एंड लाइपेस पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, एंड लाइपेस का वर्क होता है फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। फिर से एक चीज़, इस चीज़ को समझिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस, लीवर से बाइल जूस रिलीज होगा जो इमल्जिफिकेशन का वर्क करेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय द इमल्जिफिकेशन, with the help of bile juice secreted by the liver, large fat globules converted into small fat globules. This process is known as emulsification. After that proceeds through the pancreas. पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होते हैं जिसमें ट्रिप्सिन एंड लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना एंड फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट पार्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा जूस किस तरीके के पार्ट्स को सेक्रेट करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है। इमल्सिफिकेशन, देखिए आपको बताया गया द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, द प्रोसेस ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस की हेल्प से उनको प्रॉपर मैनर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है,
एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया एनएस। अब यहाँ पर आपको ये प्रॉपर मैनर में समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए हम फिर से देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर बेटा माउथ है, ओरल कॉम्प्लेक्स, यहाँ से ये फूड को गेन करेगा और फिर इसके थ्रू आप देख सकते हो एसोफेगस दिया गया है जिससे फूड को ये अंदर की तरफ प्रोसीड करेगा स्टमक की तरफ। स्टमक में जाने पर लीवर में बेटा आपका जो है बाइल जूस के थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। पैनक्रियाज में आपके पेप्टिन वगैरह एंजाइम्स रिलीज होंगे। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्व कर दिया जाएगा, बाकी एक्सेस मटेरियल को यहाँ से होते हुए एनएस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज कर दिया जाएगा। आई होप सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर। यहाँ पर मेन पार्ट्स को पिक किया गया है, बोर्ड्स में क्या चीज़ें किस तरीके से आती हैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देखते चलिए, इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपका आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और एटमॉस्फेयर से, और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग। सांस लेने का प्रोसेस ये है। और फिर रेस्पिरेशन का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, इनसाइड द सेल। ये प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपका इनसाइड द सेल होता है। सेल के अंदर सिंपल फूड जो होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होता है, इसलिए दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन का है ब्रीदिंग एंड सेकंड पार्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, आप इसे लीव नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आपको मिल रहा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज देखिए इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पर ये अब की बार के बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। इन साइटोप्लाज्म यहाँ पर आप देख सकते हो पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो ग्लूकोज जो होगा इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पर आपका पायरुविक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होगी। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये एथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, process of conversion of pyruvic acid into ethanol, CO2 and energy by yeast। यानी ईस्ट की हेल्प से ये क्या करता है, पायरुविक एसिड को एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि फूड को सड़ा दिया जाता है। पायरुविक एसिड जो है वो सड़ जाता है, फर्मेंटेट हो जाता है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होगा। अब उसके बाद इन मसल्स में ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग इन अकर आफ्टर द रिगोरस एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारी मसल्स प्रॉपर मैनर में शो होती हैं बेटा, एक्सरसाइज करने के बाद जो फटीग कंडीशन आती है यानी स्ट्रांग मसल्स डेवलप होती हैं, उसमें भी ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें लैक्टिक एनर्जी प्लस एसिड के फॉर्म में। तो मसल्स में ग्लूकोज लैक्टिक एनर्जी प्लस एसिड के फॉर्म में होता है। एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी जनरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एनर्जी यहाँ तीनों ही प्लेसेस से मिलेगी, लेकिन इस प्लेस में एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज आपको दिया गया, जिसमें आपका ये पार्ट जो दिया जा रहा है इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू कैंट स्किप दिस वीडियो टिल द एंड, जब तक आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट मैनर में सिर्फ 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रैकिया के थ्रू, यानी नोजल कैविटी से एयर के अंदर जाने के बाद ट्रैकिया के थ्रू क्या होता है, उस एयर को अंदर की तरफ प्रोसीड किया जाता है, जो ब्रॉन्सी में जाता है और फिर लंग्स में जा कर के उसमें प्रोसेसेस होते हैं, और फिर उसके बाद ब्रॉन्चियोल्स में जा कर के एल्वियोलर के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में जाता है। यानी रेस्पिरेशन, सॉरी गाइस,
रेस्पिरेशन का जो पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है उसमें जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा था प्रॉपर मैनर में, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसकी हेल्प से ब्लड कैपिलरीज में ये जाएंगे और वहाँ से जो न्यूट्रिशन गेन किया है हर एक बॉडी पार्ट में उसको पहुँचाने का वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस ऑर्डर को प्रॉपर मैनर में लर्न करना, क्योंकि ये बोर्ड्स में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज यू कैंट स्किप दिस पार्ट, आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद रेस्पिरेशन में बताया जा रहा है, फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है दैट इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से एक बार हम समझते हैं, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा दैट इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड पार्ट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो होता है ये अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, और अनएरोबिक में आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा था। इंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। जो इंड प्रोडक्ट्स होंगे रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं CO2 और H2O दोनों इमिट होते हैं, बट यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसमें बहुत एक्सटेंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो दोनों के बीच के डिफरेंसेस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से प्रॉपर मैनर में पिक करिए, सजेस्ट करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी प्रीफर करिए इन चीज़ों को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में सिर्फ वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो डायरेक्टली एग्जाम्स में वैसे ही पुटअप कर ली जाएंगी। नेक्स्ट दिया गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देख सकते हो पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाती है। नॉस्ट्रिल का मतलब क्या हुआ? नॉस्ट्रिल का मतलब हुआ नोजल कैविटी से। नोजल पासेज से होते हुए ये नोजल कैविटी से जाएगी। ठीक है, नॉस्ट्रिल मतलब जो बाहर आउटर मोस्ट होल होता है वहाँ से नोजल पासेज से नोजल कैविटी में जाएंगी, फिर फेरिंग्स में जाकर के लैरिंग्स में ये प्रोसीड करेगी। और फिर उसके बाद आपको दिया जा रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो पार्ट आपको दिए जाते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड्स। ठीक है, चेस्ट कैविटी जो होती है वो एक्सपेंड होगी। जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है बेटा उसमें एक्सपेंशन होता है। समथिंग लाइक दिस आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर मैनर में। और एक्सहेलेशन में जो होता है वो थोरैसिक कैविटी जो होती है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इनहेलेशन में प्रॉपर मैनर में कैविटी का एक्सपेंशन एंड एक्सहेलेशन में कैविटी का कॉन्ट्रैक्शन। रिप्स लिफ्ट अप, जो आपकी रिप्स होती हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होती हैं और रिप्स मूव्स डाउनवर्ड। एक्सहेलेशन में रिप्स का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन स्पेस। डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाएगा क्योंकि इक्वल यूनिफॉर्मली एयर अंदर की तरफ फिल हो चुकी है। और डायफ्राम बिकम्स डम शेप्ड। डम शेप्ड का मतलब उसमें से एयर रिलीज हो चुकी है। तो जो पार्ट मोस्ट एक्सपेंडेड होगा वो आपका जो है फूला हुआ होगा, एक्सपेंडेड होगा, और बाकी पार्ट आप में कॉन्ट्रैक्शन होगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर्स द लंग्स। लंग्स में एयर के इंटर करते ही वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पर जब एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेल करने में लंग्स से एयर रिलीज होगी तो लंग्स आपका जो होगा वो साइज में डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के प्रॉपर मैनर में आपको पार्ट्स दिए जा रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से इनमें मूवमेंट्स होगा। आप देख सकते हैं एयर रशिंग इनटू द लंग्स। जब एयर अंदर की तरफ जाएगी इस तरीके से तो आप देख सकते हो प्रॉपर मैनर में कि एयर के अंदर की तरफ प्रोसीड करने पर द थिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस, जो थिंग्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। तो आप देख सकते हो जब एयर अंदर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर रिप्स रेज, रिप्स बाहर की तरफ उठ रही हैं। डायफ्राम पुल डाउन, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स डायफ्राम, और यहाँ पर ट्रैकिया आपको दिया गया है। अब फिर उसके बाद जब एयर बाहर की तरफ जा रही है तो ऑल थिंग्स आर वर्किंग इन अपोजिट मैनर, यानी कि रिप्स जो थी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। वर्टिब्रल कॉलम आपका जो था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। लंग्स जो एक्सपेंडेड फॉर्म में था
वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ गया। रिलैक्स्ड मसल डायफ्रेम, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में थी यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पर ये रिलैक्स्ड कंडीशन में आ गई। नॉर्मल शेप में डायफ्राम आपका आ गया, जो पार्ट आपका ये बाहर की तरफ निकला हुआ था आप देख रहे थे ये अंदर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर ये एक्सलेशन एंड इनहेलेशन के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस ब्लड एंड टिश्यूज, आप देख सकते हैं एयर रिच ऑक्सीजन यानी एयर रिच ऑफ ऑक्सीजन जब इंटर करती है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड तक जाती है। ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन इन आरसीबी, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन टिश्यू CO2 और CO2 के फॉर्म में उसे रिलीज कर दिया जाता है, बाकी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में। अब देखिए यहाँ पर CO2 फॉर्म फ्रॉम टिश्यूज से जो ऑक्सीजन था आपका उसके वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो CO2 का फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ से होते हुए आपका आता है, डिजॉल्व होता है वापस लौटने वाले ब्लड में और ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वली से होते हुए बेटा रिलीज्ड इन एल्वोलर सैक में आता है CO2 और फिर इसको नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन को गेन किया ब्लड के थ्रू होते हुए आरसीबी के थ्रू एब्जॉर्व किया गया और फिर जो ब्लड आपका वापस आना है उसमें CO2 डिजॉल्व होगा टिश्यूज से मिलने वाले वेस्टेज से और फिर वो CO2 ब्लड वेसल्स एल्वली की हेल्प से एल्वोलर सैक की हेल्प से यहाँ पर नॉस्ट्रिल से आपका पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाता है। तो दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, यानी जो अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, अर्थ के सॉइल सरफेस पर रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करेंगे फॉर दियर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑक्सीजन में डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को गेन करेंगे फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स is simpler than the respiration in animals. Gaseous exchange occur through the stomata in leaves, lenticels in stem and general surface of the root. यहाँ पर इन तीनों के थ्रू बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में किसको मोर एनर्जी चाहिए होगी रेस्पिरेशन के लिए? तो श्योरली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ये सरफेस से डायरेक्टली ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, बट एक्वेटिक एनिमल्स को वाटर से ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो श्योरली इनको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनके हार्ट जो होते हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? 4 चैम्बर्ड होते हैं। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर्ड होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर मैनर में इस चीज़ को समझिए और कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। गाइज आज की क्लास बहुत ही प्रॉपर चली हम लोगों की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किन कॉन्सेप्ट्स पे किस तरीके से हमने वर्क किया है। हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर मैनर में लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करिए, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन वी हैव टेकन ऑल दोज पार्ट्स फॉर योर द फेवर्स। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए एज मच एज यू कैन, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जल्द ही हम सेकंड वीडियो के साथ आपके साथ आ रहे हैं और आपको प्रॉपर मैनर में गाइड करेंगे आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। और आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे। हम आपको उसी नेम और उसी एड्रेस से मिलेंगे, सुपर 90 क्लासेस, आपका फेवरेट चैनल। फॉर मोर information you can visit our other pages and please subscribe, like and share the channel। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मैनर में पहुंच सके। आप इसके प्रॉपर मैनर में सभी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा प्रॉपर मैनर में पेपर टाइम में रिवीजन कर पाना। थैंक यू गाइज, ब्लेस यू ऑल, ऑलवेज बी ब्लेस्ड।